हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित अपने घर के किचन में चाय बना रहा था। तभी उसकी पत्नी जानवी वहाँ आती है और बोलती है, सुमित यार, चाय बना रहे हो या 10 लोगों का खाना? इतना टाइम कौन लगाता है? बना ही तो रहा हूँ। अब पानी उबलेगा तो कुछ आगे करूँगा ना। तुम्हारा पानी अगर आधा घंटा भी गैस पे रखा रहा ना तो भी नहीं उबलेगा। महाशय, आपने गैस तो जलाया ही नहीं है। अरे वो मैंने जलाई थी, पर पता नहीं अपने आप कैसे बुझ गई। शायद गैस खत्म हो गई होगी। गैस का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो थोड़ा बहुत दिमाग था ना, वो जरूर खत्म हो रहा है हर दिन। हटो, मैं आ गई हूँ ना किचन में, मैं खुद चाय बना लूंगी। थैंक यू यार, तुम कितनी हेल्पफुल हो। सुनो ना, अदरक थोड़ा ज्यादा डालना और मस्त कड़क चाय बनाना। किसी काम के नहीं है ये। एक कप चाय बनाने में भी इनके पसीने छूट गए। जानवी इतना सोचने के बाद में चाय बनाने लगती है और सुमित वहाँ से चला जाता है। सुमित और जानवी की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लाइफ एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह ही थी। ऐसे ही एक दिन सुमित अपने दोस्त विशाल के साथ में पार्क में बैठकर बातें कर रहा था। तभी सुमित बोलता है, क्या हुआ? तेरा 24 घंटे चैटर बॉक्स की तरह चपड़ चपड़ करने वाला मुंह कौन से सदमे के कारण बंद पड़ा है? यार तुझे पता है, शालिनी जब से मायके गई है ना, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ यार। हाँ, नई नई शादी है, याद तो आएगी ही। जब मेरे जैसे 1 साल पुरानी हो जाएगी ना, तो बीवी के मायके जाने का नहीं बल्कि उसके घर वापस आने का दुख होगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमित की नजर बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की पर जाती है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो विशाल से पूछता है, ओए ढक्कन, ये कौन सा नया फूल है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा पार्क में। अरे वो नया नहीं, पुराना फूल है। नंदिता हमारे HR डिपार्टमेंट में काम करती है। तू जब अपने हनीमून पर गया था ना, तब आई थी ये। मैंने बहुत सोचा जाकर हाय हेलो करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सुमित जानवी के लिए गजरा लेते हुए घर जाता है और जानवी सुमित को देखकर बोलती है, आ गए आप? अरे अभी कहाँ, अभी तो मैं बस से उतरा हूँ। आते आते 10 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है? सीधे सवाल का उल्टा जवाब देने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है आपको। अरे मजाक कर रहा था यार। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर वो अपने बैग से गजरा निकालकर जानवी को दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें याद है ना, शादी की पहली रात मैंने यही मोगरे का गजरा तुम्हारे बालों में लगाया था। फिर तुमने मुझे एक टाइट सा हक दिया था। वो इसलिए क्योंकि तुम तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही पहल कर देती हूँ। लेकिन यार, अब कौन गजरा देख के प्यार जताता है? लाना ही था तो कोई अच्छी सी साड़ी ले आते। जिसके बाद ये बोलकर वो गजरा लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है और सुमित उदास होकर मन ही मन में बोलता है, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो हमसे साड़ी की आस लगाती रही और हम उसके लिए फ्रेश गजरा लाए बैठे थे। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सुमित रोज पार्क में नंदिता को अकेले बैठे देखता रहता था। और एक दिन वो पार्क में विशाल से बोलता है, ओए क्या टुकुर टुकुर ताके जा रहा है उधर? अब बात करने की हिम्मत तो है नहीं, तो अब तू देखने में भी टैक्स लगाएगा क्या? बस बहुत हो गया, हमेशा बेचारी अकेली बैठी रहती है। यार हम अपने इतने सुंदर कलीग को ऐसे लोनली नहीं छोड़ सकते। तू यहीं रुक और देख। इतना कहकर वो नंदिता के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, हेलो, मैं आपको रोज देखता हूँ यहाँ अकेले बैठे हुए। कोई खास वजह? हाँ, मुझे शांति पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। शांति तो मुझे भी बहुत पसंद थी, पर उसे कमीना संजू ले भागा। जी मतलब? वो वही शांति। बहुत शांति है यहाँ, तभी तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ गप्पे मारने आते हैं और बोल बोल कर शांति की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप बहुत फनी हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही दोनों में बातचीत बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। दिन यूं ही बीतते हैं। एक दिन नंदिता ऑफिस के काम को लेकर बहुत टेंशन में थी। उसे टेंशन में देखकर सुमित उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से बॉस नंदिता को अप्रिशिएट करते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही दोनों ऑफिस से निकलते हैं, नंदिता जोर से सुमित को हक करके बोलती है, तुम्हारी वजह से मुझे बॉस ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू यार सुमित, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। नंदिता के गले लगने के बाद तो सुमित के दिल में प्यार वाली घंटी जोर से टन टन करने लगती है, जिसके बाद से वो नंदिता के ख्यालों में ही खोया रहने लगता है।
ऐसे ही एक दिन जब वो नंदिता के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ जानवी उसकी शर्ट लेकर आती है और उसे यूं खोया देखकर बोलती है, अब रात क्या कम पड़ती है जो दिन में भी सपने देखने लगे? अरे क्या सोच सोच कर इतना मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, तो मतलब अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता? अरे मुस्कुराना क्या, तुम चाहे जितना मर्जी दांत फाड़ फाड़ के हंसो, मुझे क्या। पहले ये बताओ कि ये लेडीज परफ्यूम की खुशबू तुम्हारी शर्ट से क्यों आ रही है? क्या? अरे वो गलती से तुम्हारा लगा लिया होगा मैंने। पर ये परफ्यूम तो मेरे पास है ही नहीं। अरे छोड़ो ना, बस मैं जाता हूँ, इधर उधर हो गया होगा। और इसको देखकर अपने मोटे दिमाग में कुछ ऊट पटांग मत सोच लेना। मोटा दिमाग? तुमने मुझे मोटी बोला? अरे इसी पतली कमर को देख कर ना तुम मुझ पर फिदा हो गए थे, भूल गए? हाँ, वही पतली कमर अब कमरा हो गई है, दोनों हाथों से भी पकड़ में नहीं आती। अरे तुम देखना, थोड़े दिनों में मैं डाइटिंग करके ना एकदम कटरीना कैफ लगूंगी। यूं ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन नंदिता सुमित से पूछती है, सुमित, जब तुम अपनी इन छोटी छोटी आँखों से मेरी तरफ देखते हो ना, तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। आई लव यू सुमित। सच में? आई ऑल्सो लव यू नंदिता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अब सुमित ज्यादातर समय नंदिता के साथ ही बिताने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो रेस्टोरेंट में नंदिता का हाथ पकड़ के बैठा होता है, तभी वहाँ जानवी अपनी फ्रेंड नीता के साथ में आती है। वो सुमित जैसी शर्ट पहने आदमी को पीछे से देखकर मन ही मन में बोलती है, आज तो सुमित भी इसी कलर की शर्ट पहन कर गए थे, कहीं ये वही तो नहीं है? और ये लड़की कौन है इनके साथ जिसका इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है? अरे क्या हो गया, कहाँ खो गई तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब सुमित घर आता है तो जानवी उससे बोलती है, कौन थी रेस्टोरेंट में वो लड़की जिसका तुमने हाथ पकड़ा हुआ था? देखो मैं कह देती हूँ, मुझे धोखा दे रहे हो तुम, तितली बनने की कोशिश मत करो। इसको किस गधे ने बता दिया? ये विशाल ही होगा। तितली? कौन सी तितली? कदे एस फुल्लते कदे ओस फुल्लते, यार मेरा तितलिया वर्गा, गाना तो सुना होगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम ना तितली मत बनो, सुधर जाओ। मैंने देखा था तुम्हें पीछे से, तुम वही थे ना? पीछे से? पीछे से देखा था? तुमने जब मेरी शक्ल ही नहीं देखी तो फिर कैसे पता वो मैं ही था? अरे फेस नहीं देखा तो क्या हुआ, शर्ट तो तुम्हारी ही थी ना, तुम ही थे वो। यार हद है तुम्हारी, मतलब मेरी जैसी शर्ट और किसी के पास नहीं हो सकती क्या? आज मैं सारा दिन इतना बिजी था कि लंच करने पार्क तक नहीं जा पाया, तो किसी रेस्टोरेंट में क्या जाऊंगा? अच्छा ठीक है, मुझे ही गलती हो गई होगी, सॉरी। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और गहरी सांस लेकर बोलता है, यार आज तो बिजी रहने का सेंटी सा डायलॉग मारकर बच गया। अगर घरवाली को पता चल गया कि उसके अलावा मैंने कोई बाहर वाली भी पटा रखी है, या तो वो खुद मर जाएगी या मुझे मार डालेगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वो कहते हैं ना कि दो नाव में सवारी करना खतरे से खाली नहीं होता। इसी तरह एक दिन सुमित जानवी के साथ शॉपिंग करने एक मॉल में जाता है, जहां जानवी की टक्कर नंदिता से हो जाती है और नंदिता सुमित को देखकर बोलती है, बेबी तुम यहाँ, पहले क्यों नहीं बताया, हम साथ आ जाते। कौन सा बेबी? किसका बेबी? अरे ये मेरा हस्बैंड है सुमित। ये वही लड़की है ना जिसको मैंने तुम्हारी जैसी शर्ट वाले आदमी के साथ उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था? ओ हेलो, मैं रेस्टोरेंट में पहले से सुमित के साथ थी। इसका मतलब सुमित तुम पहले से शादीशुदा हो। अब नंदिता और जानवी दोनों समझ चुकी थी कि सुमित उन दोनों को धोखा दे रहा है। दोनों घूर के उसकी तरफ देखती है और इससे पहले वो दोनों उसे कुछ कह पाती, पलक झपकते ही सुमित वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं। विनोद एक फिल्मी किस्म का लड़का था जिसे असल दुनिया से ज्यादा फिल्मी पर्दे की दुनिया की सच्चाई पर यकीन था। उसका सालों से एक ही सपना था कि डीडीएलजे की तरह उसकी लाइफ में भी कभी कोई सिमरन आए और वो उसी से शादी करेगा। उसका दोस्त पंकज उसे कई बार हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश करता, लेकिन भला मजनू भी कहाँ किसी की सुनते हैं। बस कुछ ऐसा ही था हमारा विनोद। एक बार पंकज विनोद से बोलता है, यार ये लड़कियां भी ना कभी किसी की सगी नहीं होती, इनका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे कुत्ता कब किसी को प्यार करता करता काट ले, कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही हाल इन लड़कियों का होता है। नहीं यार, मेरी वाली तो अलग होगी, जो मेरे लिए डीडीएलजे की सिमरन की तरह सबसे लड़ जाएगी। अबे यार तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। चल मैं चलता हूँ, जब तेरी लाइफ में ऐसी कोई आ जाए ना तो मुझे भी बताइयो।
जिसके बाद में भाई पंकज तो अपना रास्ता लेकर निकल जाता है और विनोद बस अपनी वाली के ख्यालों में खोकर रोड पर चलने लगता है। तभी एक स्कूटी रॉन्ग साइड से आती है और विनोद को ठोक देती है, जिसके बाद वो लड़की विनोद से बोलती है, अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन? सड़क पर चलती हुई लड़की तुम्हें नजर नहीं आती? यार जब तुम लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो लेकर क्यों निकल जाते हो? फिर हम बेचारे लड़कियों पर इल्जाम लगाते हो कि हमें स्कूटी चलानी नहीं आती। अरे कितने बेशरम आदमी हो यार। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम घूरे जा रहे हो। ये नहीं हो रहा कि सॉरी बोल दूं। वैसे तो मयूरा खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन जैसे ही विनोद उसे देखता है सब भूल जाता है और बस एक टक देखता रहता है, जिसके बाद वो मयूरा से बोलता है, ओह आई एम सॉरी। ठीक है, तुमने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ कर दिया। लेकिन हाँ, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और जरा सा ना रोड देखकर क्रॉस किया करो। अरे ये तो मैं थी जिसने तुम्हें 2 बातें कह के छोड़ दिया। कोई और होता ना तो तुम्हें जेल में डाल देता। इतना कहकर मयूरा चली जाती है और विनोद अपना दिल हार जाता है। धीरे धीरे वो उसके घर का पता लगवाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन मयूरा को देखकर विनोद उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। देखूंगी, सोचूंगी, फिर कोई जवाब दूंगी। और वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए टाइम ही कितना हुआ है यार। हमें अपने इस रिश्ते को ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो निभा निभी वाला प्यार हो और फिर हम दोनों अलग हो जाए। इतना कहकर मयूरा शर्मा के भाग जाती है और विनोद दिल को थामकर बोलता है, हाय हंसी तो फंसी, नजरों से दिल पर वार कर गई यार। विनोद की मेहनत फाइनली रंग लाती है और मयूरा भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब विनोद तो मयूरा के प्यार में जोगी बन जाता है। वो सारा दिन घंटों उसे कॉल और मैसेज पर बातें किया करता। इसी के साथ साथ अब वो पंकज से भी कम ही मिलता। एक दिन पंकज उसके घर आकर बोलता है, यार क्या बात है, कोई टेंशन है क्या तुझे? कुछ कमजोर सा लग रहा है। अरे नहीं भाई, सब बढ़िया है। अरे तू ना मिलता, ना क्रिकेट खेलने चलता, ना बात करता। अरे भाई बस पूछ मत, बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। आखिर तेरी भाभी का भी तो ख्याल रखना है ना। विनोद के इतना कहते ही पंकज समझ जाता है कि विनोद तो इश्क में बावरा हो गया है और अब इसका तो बस अल्लाह मालिक है। दिन यूं ही बीतते हैं। विनोद रास्ते पे चलते हुए मयूरा से बात करता, तो कभी चादर में छुपकर और कभी कभी तो वो बाथरूम के कबोर्ड पर बैठकर भी घंटों मयूरा से बातें करता। एक दिन विनोद पंकज के पास आकर बोलता है, भाई मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ भाई, करने वाली होगी तो जरूर करूँगा ना। और तूने ये कानों में ब्लूटूथ क्यों लगा रखा है? अरे भाई तेरी भाभी लाइन पर है ना, पर तू फिक्र मत कर, वो होल्ड पर है। हाँ बता, फिर क्या मदद लेने आया है? यार तेरी भाभी को ना वो सेब वाला फोन चाहिए। अबे बावले, कुछ पता भी है तुझे कितने का आता है वो? देख भाई, तुझे पता है ना, लोग प्यार में जान दे देते हैं। मैं एक फोन भी ना दूं क्या? देख, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ मेरी जान, आई लव यू। तुम्हारे बाबू ने थाना था लिया। अबे बोरा गया है क्या? क्या बात चल रही है और क्या जवाब दे रहा है? अरे बाबा, तेरी भाभी लाइन पर है ना। ऐसा है, तू पतली गली पकड़ और जा यहाँ से। जब तेरा ये काट जाए ना तो बता दियो, तब बात करेंगे। इतना कहकर पंकज अपने घर से विनोद को निकाल देता है और विनोद ब्लूटूथ पे बात करते करते अपने घर जाता है। लेकिन अब उसे बस एक ही चिंता थी, वो ये कि वो अपने बाबू सोना को गिफ्ट कैसे दे। जिसके बाद एक दिन पंकज को कॉल करके विनोद बोलता है, भाई तेरा भाई हॉस्पिटल में है, तू देखने भी नहीं आएगा क्या? साले तू हॉस्पिटल है? क्यों, क्या हुआ? भाई सब कॉल पर ही पूछेगा क्या? मैं एड्रेस दे देता हूँ, तू मिलने आ जा। जिसके बाद पंकज विनोद के समाचार लेने हॉस्पिटल जाता है और विनोद के गले लगकर पूछता है, अब बता साले, कैसे हुआ ये? वो क्या है ना, मुझे करवा चौथ पर तेरी भाभी को सेब वाला मोबाइल देना था और पैसे नहीं थे तो। इतना कहकर विनोद अपनी टी शर्ट को ऊपर करके अपना पेट पंकज को दिखाता है, जिसे देखकर पंकज बोलता है, साले उल्लू के पट्टे, तूने उस लड़की के लिए अपनी किडनी बेच दी। अरे भाई, मेरे शरीर के हर अंग पर उसी का तो नाम लिखा है। मेरी लाइफ में उसके अलावा है ही कौन? बस उसका प्यार, बाकी दुनिया बेकार। पता है जब मैंने उसे फोन दिया तो वो कितनी खुश थी। उसने तेरे भाई को गालों पर चुम्मा भी दिया।
पंकज ये सुनकर विनोद को देखकर मन में बोलता है, ये साला खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। जिसके बाद पंकज बहाना करके हॉस्पिटल से निकल जाता है और एक हफ्ते बाद अचानक रात के 2 बजे विनोद पंकज के घर रोता हुआ आता है। जिसके बाद पंकज नींद में दरवाजा खोलकर बोलता है, अरे विनोद, क्या हो गया? इतनी रात को क्यों आया है? कोई मर गया क्या? हाँ मर गया भाई, विनोद मर गया, तेरा भाई मर गया। इतना कहकर विनोद पंकज से लिपटकर दहाड़े मारकर रोता हुआ बोलता है। भाई मयूर ने छोड़ दिया। पंकज विनोद के लिए पानी लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, ये ले पानी पी और बता क्या हुआ। विनोद पानी पीकर बताता है। विनोद मयूरा से मिलने जाता है और बोलता है, अरे मेरी मोरनी, मुझे क्यों बुलाया? जान, मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ जान, बच्चों का नाम पिंकी और अंशु ही रखेंगे। नहीं यार, वो बात नहीं है। सुनो ना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी है और वो मुझे पसंद भी है। वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर और हैंडसम भी है। क्या मतलब तुम्हारा? यही कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसे तुम प्यार समझ रहे थे वो तो बस दोस्ती थी। हो सके तो मुझे भूल जाना और हाँ, मेरी शादी में जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए कबाब बनवाऊंगी, तुम्हें बड़े पसंद है। ये सब सुनकर पहले तो पंकज शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो खूब हंसते हुए बोलता है, और कर प्यार साले, प्यार गलत नहीं है, पर इसमें अंधा होना गलत है। लग गई ना लंका, अब रह एक किडनी के सहारे उम्र भर। और इस तरह जहां विनोद एक तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को मानकर बाकी सारी दुनिया को बेकार मान रहा था, तो उसके प्यार का भूत अब उतर जाता है और वो प्यार से तौबा कर लेता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है और उसमें कोई अजीब हरकत की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वो क्या थी। अंजलि एक चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसको सोशल मीडिया का बुखार था। वो अपनी जिंदगी से जुड़ी हर बात, हर मोमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर करना कभी नहीं भूलती थी। पर अब उसकी शादी विकास नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद ससुराल में उसकी सास माधुरी बड़े ही चाव से अपनी बहू और बेटे का स्वागत करते हुए बोलती है, बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को नीचे गिराओ और इस घर में अपने शुभ कदम रखो। माँ जी रुक जाइए, आप मेरा फोन पकड़िए। जैसे ही मैं कलश को गिराऊंगी, आप मेरी वीडियो बना लेना ताकि मैं इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर पाऊँ। सोशल मीडिया, ये क्या होता है? माँ, ये सोशल मीडिया आजकल की जनरेशन के चोचले हैं, आपके समझ नहीं आएंगे। लाओ फोन, मुझे दो, मैं बनाता हूँ। विकास अपनी बीवी की वीडियो बनाता है, जिसके बाद वो गृह प्रवेश की रस्म को पूरा करती है और दोनों अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। कुछ देर में माधुरी अंजलि को दूध के ग्लास देकर जाती है, जिसके बाद वो ग्लास की फोटो लेकर बोलती है, फर्स्ट नाइट विद हबी #गुड डे बट टायर्ड डे। हाँ, हो गया, अब इसे पोस्ट कर देती हूँ। ये क्या कर रही हो? अरे पोस्ट कर रही हूँ, आज हमारी पहली रात है, लोग एक्साइटेड है जानने के लिए, इसलिए पोस्ट कर रही हूँ। अरे वाह, ये भी पोस्ट कर रही हो? एक काम करो ना, लाइव आ जाओ, सबको लाइव ही दिखा दो कि इस कमरे में क्या हो रहा है। वाह विकास जी, क्या सुपर आइडिया है। रुको, आती हूँ। शट अप अंजलि, तुमको इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या पोस्ट करने लायक है और क्या नहीं। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो और ये दूध पी लो। विकास के डांटने पर अंजलि फोन रख देती है, लेकिन एक पोस्ट डालने के बाद अगली सुबह अंजलि जैसे ही उठती है तो अपनी फोटो क्लिक करने के बाद उसे पोस्ट करते हुए बोलती है, फर्स्ट मॉर्निंग इन ससुराल, नाउ आई विल वेक अप एंड मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई इन लॉज। और हो गई पोस्ट। अंजलि उठने के बाद नहा धोकर रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाती है। थोड़ी देर में विकास और माधुरी फ्रेश होकर बाहर आते हैं, तो माधुरी विकास से बोलती है, बेटा, आज सुबह सुबह रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, कह रहे थे बहू बड़ी कामकाजी लेकर आए हो। अरे उन्होंने कहाँ देख लिया इसे काम करते हुए। अच्छा माँ, पता नहीं मुझे। दोनों माँ बेटे की बात के बीच अंजलि ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है और बोलती है, माँ जी और विकास जी, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, अब आप दोनों आइए और टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। वो छोड़ो, ये बताओ सुबह सुबह कोई रिश्तेदार आया था क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो माँ को कॉल आ रहे थे सबके कि बहू बड़ा काम करती है, तो लगा देखने आए होंगे।
अरे वो मैंने आज सुबह पोस्ट डाली थी ना सोशल मीडिया पर, तो शायद वहीं से पता चला होगा। अब आप ये सब छोड़िए और खाना खाइए, मैंने बनाया है। विकास और माधुरी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जिसके बाद खाने की टेबल पर खाने के लिए वो बैठ जाते हैं। जैसे ही वो एक निवाला मुंह में डालने वाले होते हैं, तभी अंजलि उन्हें रोकते हुए बोलती है, रुकिए, ये क्या कर रहे हैं, खाइए मत। फिर क्या इसकी पूजा करें? अभी तो कह रही थी कि खाकर बताओ कैसा बना है, अब खाने जा रहे हैं तो रोक रही हो। हाँ बहू, अब खाने भी दे, बहुत भूख लगी है। अरे तो मैंने कौन सा मना किया है खाने से, बस बोला है रुक जाओ, मुझे एक फोटो लेने दो। आज पहली बार मैंने ससुराल में खाना बनाया है, मेरे फॉलोवर्स को भी तो दिखाना है। इतना बोलकर अंजलि अपने फोन से खाने की फोटो खींचती है और पोस्ट करते हुए लिखती है, I made food for the first time in Law's house. How did you feel after eating the food? Please comment. हो गया, अब करती हूँ पोस्ट। अंजलि हद होती है यार, हर चीज सोशल मीडिया पर डालना जरूरी है क्या? हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं रोकता। अरे नहीं नहीं बहू, ये तो मजाक कर रहा है, तुम करो जो तुम कर रही हो। और वैसे मुझे भी सीखना है ये सोशल मीडिया क्या होता है। जरूर माँ जी। इतना बोलकर अंजलि रसोई में जाती है, जिसके बाद विकास अपनी माँ से बोलता है, माँ ये क्या, आप भी उसकी इस गलत आदत को बढ़ावा दे रही हो? अरे बेटा, मैंने तो बस उसका ध्यान हटाने के लिए बोला था, बाकी तू चिंता मत कर, बहू बहुत समझदार है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। विकास सब कुछ वक्त पर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन अंजलि तो अपनी बातों की एकदम पक्की थी। अपनी सास की बात को ध्यान में रखते हुए वो माधुरी का फोन लेकर उसके पास जाकर बोलती है, माँ जी ये लो आपका फोन, और अब मैं आपको सिखाऊं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे और क्यों करते हैं। अच्छा बहू, बता फिर क्यों करते हैं। माँ जी, आप सोशल मीडिया की मदद से अपने दूर बैठे रिश्तेदारों और दुनिया के अलग अलग कोने में बसे लोगों तक 1 सेकंड में अपनी बात पहुँचा सकती हो। अरे वाह, क्या सच में? इस सोशल मीडिया से मैं अपनी कानपुर वाली बहन को भी देख सकती हूँ। हाँ माँ जी, और तो और कानपुर वाली मौसी भी इंस्टा फेसबुक सब चलाती है। अंजलि अपनी सास को भी सोशल मीडिया का फायदा बता कर उसको भी इसकी लत लगा देती है, जिसके बाद माधुरी भी अब अपने हर अच्छे बुरे मोमेंट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करती। ऐसे ही एक शाम माधुरी के पैरों में दर्द होता है, जिसके कारण अंजलि उसके पैर दबाने लगती है। तभी माधुरी बोलती है, अरे बहू रुक ना, मेरे पैर दबाते हुए तेरी फोटो लेती हूँ और पोस्ट करती हूँ, लोगों को दिखेगा कि हम सास बहू में कितना प्यार है, बहुत सारे कमेंट आएंगे फिर। वाह माँ जी, कमाल का आइडिया है। रुको, अच्छा सा पोज लेने दो। हाँ, अब खींचो। माधुरी अपनी और अंजलि की फोटो डालते हुए लिखती है, माई बहू इज प्रेसिंग माई पैर, फीलिंग रिलैक्स, एंजॉय डे विद माई बहू। लिख दिया, अब ये हर जगह पोस्ट होगी। क्यों सासू माँ, मजा आ रहा है ना? हाँ बहू, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तुझे पता है, कल मैंने अपनी सहेली को फेसबुक पे देखा, नाम बदलकर 55 की उम्र में एंजल प्रिया बनी हुई थी। अरे माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल लोग अजीब अजीब डांस करके वीडियो बनाते हैं। अरे बहू, कुछ ऐसा करना जिससे हमारी पोस्ट पर बहुत लाइक और कमेंट आए। माँ जी, क्यों ना पड़ोसन जो हमें देख देख कर मुंह बनाती है, उसकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर दे, लोग हंसेंगे भी और हम जल्दी फेमस भी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, इस वक्त वो छत पर होगी, रुक मैं देखती हूँ, तू छुपकर वीडियो बनाइयो। माधुरी अपनी छत पर जाकर देखती है तो उसे उसकी पड़ोसन सुजाता भी छत पर नजर आती है। तभी माधुरी बोलती है, और सुजाता बहन, आज भी मुंह सुजा रखा है क्या? मैं क्यों मुंह सुजाऊंगी और आप मेरे बारे में क्यों बोल रही हैं? अरे हाँ, आपसे मुंह लगाना मतलब गधे को मुंह लगाने के बराबर है। सुजाता एक गुस्सैल औरत थी और माधुरी की बात से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो माधुरी से बोलती है, अरे तू होगी गधे के मुंह जैसी, समझ क्या रखा है, आएगी और कुछ भी बोलेगी। अरे मेरे मुंह लगेगी ना तो बोल बोल के तेरे कानों से खून निकाल दूंगी। आई बड़ी मुझसे फालतू बोलने वाली, चली जा नीचे वरना तेरे घर में घुसकर तुझे मारूंगी। सुजाता को गुस्सा दिलाकर दोनों सास बहू उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद में लाखों लोग द्वारा उस वीडियो को देखा जाता है और सुजाता के लिए हेट कमेंट्स आने लगते हैं।
साथ ही मोहल्ले के लोग भी अब सुजाता को देखकर खुसर पुसर करने लगते हैं और उसका घर से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। आते जाते लोग उसको झगड़ालू औरत बोल बोल कर चिढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण उसकी मानसिक हालत खराब होने लगती है। तभी एक शाम विकास अपने फोन पर वो वीडियो देखता है, जिसके बाद वो गुस्से में घर आकर अपनी माँ और बीवी से बोलता है। माँ, अंजलि कहाँ हो? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आपको होश भी है कि आपने किया क्या है? सुजाता आंटी की जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर डाली है, उसकी वजह से उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, पता भी है आपको? तो बेटा, वो औरत भी कुछ कम नहीं है, बेवजह गुस्सा करती रहती है। इसीलिए आज हमने भी उसके गुस्से का थोड़ा सा फायदा उठा लिया। तो क्या हुआ इसमें? माँ, ये क्या कह रही हो? अरे आपको तो मैंने अंजलि को सुधारने का जिम्मा दिया था, खुद उसके रंग में रंगने का नहीं। और आपकी वजह से आज पूरा मोहल्ला सुजाता आंटी को नफरत की नजरों से देख रहा है। आते जाते लोग उनको ताना मारते हुए जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है। बेटा, हमें नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। हमने तो बस हंसी मजाक में ही कर दिया ये सब। इस सोशल मीडिया से मैं इसीलिए दूर हूँ। यहाँ एक का मजा दूसरे के लिए कब सजा बन जाता है पता ही नहीं चलता। अरे आंखें खोलो, कुछ चीजें हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, तो उनको भी गलत तरीके से इस्तेमाल करके क्यों बंद करवाने पर तुले हो तुम? विकास की बातें सुनकर दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सुजाता से माफी मांगती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया से उस वीडियो को डिलीट करने के साथ एक माफीनामे की वीडियो भी अपलोड करती है, जिसमें वो बाकियों को सोशल मीडिया के सही यूज के बारे में बताती हैं। धर्म नाम का एक बहुत ही अमीर सेठ अपनी बीवी कल्पना के साथ काशीपुर में रहता था। एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी बीवी की मौत हो गई थी। उसकी बेटी प्रियंका बहुत ही जिद्दी और खर्चीली थी, जिसे अपने पापा के पैसे उड़ाने का बहुत शौक था। उसे शिव नाम के एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया था, जो कि अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए पार्ट टाइम एक डिस्पेंसरी में काम करता था। एक दिन दोनों कैफे में मिलते हैं। शिव, मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाना चाहती हूँ। पर किस लिए? अरे और किस लिए? अपनी शादी की बात करने के लिए यार। लेकिन प्रियंका, अभी इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी है इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम क्या चाहते हो कि वो मुझे किसी और के साथ ब्याह दे? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा यार, मैं कल ही जाकर तुम्हारे पापा से मिल लेता हूँ। शिव अगले दिन अकेला जाकर प्रियंका के पिता धर्म से मिलता है। प्रियंका के पिता शिव को उनके घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शिव, अब हम दोनों का क्या होगा? मुझे बहुत चिंता हो रही है। अरे मुझे खुद ही नहीं पता यार, तुम्हारे पापा मुझे कभी पसंद करेंगे भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ शिव, मैं बिल्कुल सोच समझ कर बोल रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, बस फिर तैयार रहो। और हाँ, अगर तुमने अब इस रिश्ते से अपने कदम पीछे किए ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिव प्रियंका किसी को भी बिना बताए कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद जैसे ही प्रियंका अपने ससुराल पहुंचती है, तो वो शिव के छोटे से घर को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। प्रियंका किसी तरह खुद को घर के माहौल में ढालने की बहुत कोशिश करती है, पर हमेशा से ऐशो आराम में पली बड़ी होने के कारण उसके लिए यह सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो आए दिन नई नई चीजों की डिमांड करने लगती है, जिसे देखकर उसकी सास अमिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कंजूस किस्म की थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मुझसे ना इस पंखे की हवा में गुजारा नहीं होता। क्यों ना हम घर में एसी लगवा लें? कोई जरूरत नहीं है एसी की। रात को छत पर खाट लगाकर सो जाना। भगवान का एसी क्या मस्त चलता है। मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है वहाँ कितने मच्छर होते हैं? अरे 2-4 मच्छर काट भी लेंगे तो कौन सा तेरा खून कम हो जाएगा। कितना पुण्य मिलेगा तुझे। कभी नहीं। मुझे एसी घर में चाहिए तो मतलब चाहिए, बस।
अरे बहू, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। एसी नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और ज्यादा बोलेगी ना तो तेरे कमरे का पंखा भी उतरवा लूंगी, फिर हाथ से डुलाना बेना। हाँ। अमिता अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं प्रियंका का भी पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती है। जब शाम को शिव घर आता है तब अरे जानू, क्या हुआ? क्या बात है? ये गुस्से से मुंह क्यों फुला रखा है तुमने? ये बात तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछ लेते जाकर, वही बता देंगी अच्छे से। अरे माँ से क्या पूछूं, तुम ही बता दो ना। मुझे ना इस कमरे में एसी चाहिए प्लीज, मुझसे इस गर्मी में ना रहा नहीं जाता। बस इतनी सी बात, कल ही लगवा दूंगा। और बोलिए मालकिन, कुछ और सेवा हो तो? किसी तरह शिव घर खर्च को मैनेज करके प्रियंका की सारी जिद पूरी कर कर घर में एसी लगवा देता है। ऐसे ही वो कभी वॉशिंग मशीन तो कभी वैक्यूम क्लीनर जैसी डिमांड्स करने लगती है। उसकी सास को इन सब चीजों पर की गई फिजूल खर्ची को लेकर बहुत परेशानी होती है और अपने बेटे और बहू को सबक सिखाने के लिए वो एक उपाय सोचती है और सीढ़ियों से गिरने का झूठा नाटक करती है। अरे माँ मर गई, मेरा सर, हाय कोई मदद करो मेरी। प्रियंका, शिव, हाय कोई तो सुनो, अरे मर गई। शिव और प्रियंका अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रियंका को अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और इसी वजह से वो अपनी फिजूल खर्ची की आदत को धीरे धीरे छोड़ देती है। वक्त बीतता जाता है। प्रियंका अपने घर के साथ अपने कुछ पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगती है। अमिता अपने प्लान में कामयाब होने लगती है। एक दिन उसकी दोस्त शालिनी उसका हाल चाल पूछने उसके घर आती है। अरे अमिता, मैंने सुना है तेरी तबीयत खराब रहती है। नहीं, बस ये तो मेरा प्लान था ताकि मैं अपनी बहू को सबक सिखा सकूं। मम्मी जी, आपको एक बार भी शर्म नहीं आई ऐसा कुछ करते हुए? अमिता उसकी बात सुनकर अचानक से गिर जाती है। प्रियंका उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही वे दोनों उनसे बात करने के लिए उनके कैबिन में जाते हैं। देखिए, आपकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? जी हाँ, और ये ब्रेन ट्यूमर इन्हें आज से नहीं बल्कि पिछले 3 महीनों से है। इनके जैसी केयरलेस पेशेंट मैंने आज तक नहीं देखी। इतने लंबे समय से ऑपरेशन को नजरअंदाज किए जा रही हैं। डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे माँ के इलाज में? ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। पेशेंट के बचने के सिर्फ और सिर्फ 10% ही चांस हैं। यह बात बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शिव और प्रियंका डॉक्टर की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अमिता से मिलने जाते हैं। माँ, आप ये बात जानती थी और फिर भी हम लोगों से छुपाती रही, पर क्यों? बेटा, अब इस उम्र में मैं जीकर करूंगी भी क्या? क्यों मेरे ऑपरेशन पर इतना खर्च करना? ऑपरेशन की कामयाबी होने के चांसेस भी 10% है। माँ जी, इतनी भी कंजूसी क्या ही करनी थी आपको? देखा, आज आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। इस ऑपरेशन के बाद चांस चाहे 10% ही क्यों ना हो, लेकिन हम अब अपने कदम पीछे नहीं लेंगे और आपको ऑपरेशन करवाना ही होगा। पर कैसे प्रियंका? माँ के इलाज में तो पूरे 5 लाख रुपए लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम? मैंने जिन पैसों से शेयर मार्केट में शेयर खरीदे थे, अब उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। हम उन्हीं पैसों को यूज कर माँ जी का इलाज करवाएंगे। इस तरह प्रियंका अपने शेयर मार्केट के पैसों से अपनी सास का इलाज करा लेती है, जिसके कारण उसकी कंजूस सास को समझ आ जाता है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो खर्चा हो या बचत।
जिंदगी में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी खर्चीली बहू और कंजूस सास? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसा? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। मेघना एक सक्सेसफुल यूएसए बेस्ड बिजनेस वुमेन थी। उसे बस 2 ही चीजों से प्यार था, पहला अपना काम, दूसरी उसकी माँ पद्मावती। वह बिजनेस की दुनिया में अपना खूब नाम कमा रही थी और उसे अचानक अपने काम के सिलसिले में चेन्नई जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन बिजनेस लंच के लिए जब वो एक होटल आती है कि तभी अचानक उसके पीछे देव नाम का लड़का तेज स्पीड में अपनी गाड़ी ला रहा होता है। वह मेघना की गाड़ी देख जोर से हैंड ब्रेक खींचता है और उसकी गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। यह देखकर मेघना गुस्से में तिलमिला जाती है। यू मिस्टर, अंधे हो क्या? अरे नजर नहीं आता? गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? और अगर नहीं चलानी आती तो घर में खड़ी कर दो ना, रोड पे क्यों लेकर आ जाते हो? देव, जो कि एक एडवेंचर लविंग पर्सन था, वो मुस्कुराता हुआ मेघना की सारी बातें सुनता रहता है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मैडम, बोलते हुए काफी क्यूट लगती हैं आप। ओह गॉड, तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है? इतना कहकर देव वहाँ से चला जाता है और उसे अपने किए का बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो मेघना को सॉरी बोलने उसके ऑफिस जाता है। ये सब किसने किया? जी, मैंने किया है। तुम यहाँ? और ये सब क्या है? लगता है तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। अरे नहीं जानता तो क्या हो गया जी, जान जाऊंगा। वैसे माय नेम इज देव। मैं तुम्हें यहाँ अपनी कल की गलती के लिए सॉरी कहने आया था। बोल दिया ना सॉरी, चलो निकलो अब यहाँ से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मेघना वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन वो एक प्रोडक्ट लॉन्च रखती है। यहाँ बाकी सभी लोगों के साथ में देव भी आया होता है। सभी लोग एक एक करके मेघना से सवाल करते हैं। वहीं देव के पास जब माइक आता है तो वो उससे पूछता है, वैसे मैम, हम सब आपसे और आपके काम से परिचित हैं, पर हम में से कोई भी आपकी असल जिंदगी से वाकिफ नहीं है। आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया? इसके पीछे आपकी क्या इंस्पिरेशन रही? क्या आप हमें बता सकती हैं? ओफो, ये यहाँ भी आ गया। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। पर मैम, जो लोग आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं उनके बारे में भी तो कुछ सोचिए, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं बस 9 साल की थी जब मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को बहुत मारते थे। उन्हें पीने की बहुत बुरी आदत थी। वो जितना भी कमाते थे सब बस अपनी दारू और जुए में उड़ा देते थे। एक दिन वो चल बसे। कर्जदारों और दुनिया वालों ने ताने मार मार कर हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, पर मैंने हार नहीं मानी और खुद को संभाला और अपनी माँ को भी संभाला। पढ़ाई करी, मेहनत करी और आज यहाँ तक पहुँच पाई। मेघना की सारी बातें सीधे देव के दिल में उतर जाती हैं और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी मेघना उसे रोक लेती है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अरे उस दिन मेरे ऑफिस में आ गए, आज यहाँ पर आ गए। कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे? देखो, एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर मेरे आसपास नजर आए ना तो सीधा जेल में डलवा दूंगी तुम्हें। तभी वहाँ मेघना की माँ पद्मावती आ जाती है। मेघना, ये क्या कर रही हो तुम? ये कौन सा तरीका होता है किसी से बात करने का? रहने दीजिए आंटी जी, गलती मेरी है। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। देव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका पर्स वहीं गिर जाता है। मेघना उसे उठा लेती है और घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, मेघना बेटा, आजकल के टाइम पे अकेली जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बेटा, मुझे ना वो लड़का बहुत अच्छा लगा, बहुत संस्कारी लड़का है, लेकिन तूने उसके ऊपर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया।
मेघना कुछ सोचती है, फिर उसके पर्स में रखे आईडी कार्ड से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करती है। हेलो देव। यस स्पीकिंग। हु इज दिस? मैं मेघना बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए कॉल किया था। आई एम सॉरी, मैंने बहुत रूड बिहेव किया तुम्हारे साथ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, वैसे मेरी इन हरकतों की वजह से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा। वो क्या है ना, आज से पहले किसी ने मेरे बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। जिसे देखो बस मेरे काम और कामयाबी के बारे में ही पूछता है। वो एक्चुअली मैं बाकी सब लोगों जैसा नहीं हूँ ना, इसलिए। मेघना और देव में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। देव अपने पापा राम का कंस्ट्रक्शन का काम संभालता और मेघना अपने काम में बिजी रहती। यूं ही 3 साल बीत जाते हैं। दोनों अपने अपने लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते, और ना ही अभी तक उनका कोई बच्चा हुआ था। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, तू जरा अपने काम के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी का भी ध्यान रख। अरे 3 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ। माँ जी प्लीज, आप मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना बहुत अच्छे से जानती हूँ। हे भगवान, कलमुही की जुबान भी तीखी मिर्च की तरह चलती है। जब भी बोलती है आग लगा देती है। देखिए माँ जी, आप बड़ी हैं, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। आप मेरे और देव की निजी जिंदगी में दखल ना दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात बोलकर मेघना गुस्से में तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम को जब देव घर आता है तो शीतल उसके कान भर देती है। देव गुस्से में तिलमिला जाता है और सीधा मेघना के पास जाता है और उसे जोरदार तमाचा जड़ देता है और उसे जलील कर अपने घर से निकाल देता है। वक्त बीतता जाता है। मेघना के जाने के बाद देव की जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। वो दिन रात बस उसी के ख्यालों में डूबा रहता है। ऐसे ही एक दिन, देव बेटा, तुझे क्या हो गया? ना तो ढंग से खाता है, ना पीता है, ना कहीं आता जाता है। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। माँ, मैंने मेघना के साथ बहुत गलत किया है माँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माँ मैं एवरेस्ट क्लाइंबिंग करना चाहता हूँ। आप प्लीज मुझे वहाँ जाने दो। हाँ बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, बस अपना ख्याल रखना। देव घर से एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए चला जाता है तो वहीं शीतल अपनी बहू से माफी मांगती है और उसे अपने साथ वापस घर ले आती है। जैसे ही वो लोग घर आते हैं तभी टीवी पर न्यूज आती है कि एवरेस्ट के फेज 4 में तूफान आने की वजह से कई लोग वहां पर फंस गए हैं। यह सुनते ही मेघना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू टीम के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है। देव उसे एवरेस्ट की चोटी पर बेहोश मिलता है। देव प्लीज उठो ना। देखो देखो, मैं तुम्हारी मेघना तुम्हारे पास आ गई हूँ। प्लीज देव, आंखें खोलो ना। मेघना तुम यहाँ? आई एम रियली सॉरी मेघना, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया मेघना। नहीं देव, तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी भी तो थी ना। मैं भी तो तुम्हें नहीं समझ पाई। मेघना देव को सही सलामत वापस उसके घर ले आती है। थोड़े ही वक्त बाद मेघना प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब वो घर के साथ साथ अपना काम भी संभालती थी और साथ ही देव के साथ अच्छे से वक्त भी बिताती थी। वहीं देव भी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है और बिजनेस संभालने में भी उसकी मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बिजनेस वुमेन बहू?
क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो अपने घर के साथ साथ में अपना काम भी संभालती है? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।